हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। विद्युत चुम्बकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम लोगों ने तरंग पढ़ी। तरंग में यांत्रिक तरंग हम लोगों ने पढ़ी जिसमें कोई भी माध्यम में कण कंपन करते हैं और ऊर्जा उन कणों के कंपन द्वारा आगे बढ़ती है। यांत्रिक तरंग के चलने के लिए या ध्वनि तरंग के चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, यानी कण कंपन करते रहते हैं। यहाँ पर हम लोगों को यांत्रिक तरंग नहीं पढ़नी, ध्वनि की तरंग नहीं पढ़नी, पानी की तरंग, यांत्रिक की तरंग नहीं पढ़नी, विद्युत चुम्बकीय तरंग पढ़नी। विद्युत चुम्बकीय तरंग, इसके पहले देखा है कि कोई भी संधारित्र को किसी भी एलसीआर पदार्थ में संधारित्र चार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है तो उसमें दोलन पैदा होते हैं, यानी धारा का मान बढ़ता है और फिर धीरे धीरे घटता है, दूसरी दिशा में धारा का मान बढ़ता है और धीरे धीरे घटता है। इस प्रकार से किसी भी परपथ में, एलसीआर परपथ में धारा कंपन करती है। हम ये कह सकते हैं कि चार्ज एक्सेलरेट होता है, जो आवेश है वो त्वरित होता है, और यदि इसकी आवृत्ति बहुत ही अधिक हो तो इसके कारण ऊर्जा के तरंगें स्पेस में, आकाश में चारों तरफ फैल जाती हैं। इन्हीं को हम विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं वो ऊर्जा की तरंगें हैं जो त्वरित आवेश के कारण से पैदा होती हैं। और ये ऊर्जा की जो तरंगें हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, फील्ड, दो बल क्षेत्र कंपन करते हैं, और इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम लोगों ने जो पानी की तरंग पढ़ी उसमें पानी के कण कंपन करते हैं, और जो डिस्टरबेंस है, जो विक्षोभ है, वो कणों को कंपन कराता आगे बढ़ता जाता है, उसे हम पानी की तरंग कहते हैं। इसी तरह कोई रस्सी को बांध दें, उसको कंपन कराएं तो उसमें भी कण कंपन करते हैं। यहाँ पर कण नहीं कंपन करते, यहाँ पर ऊर्जा आगे बढ़ती है, इसमें बल कंपन करते हैं, क्षेत्र कंपन करते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में त्वरित आवेश के कारण अथवा धारा के जो दोलनकारी यानी परपथ है उसके धारा के कंपन के कारण से विद्युत चुम्बकीय तरंगें पैदा होती हैं। यदि चार्ज या धारा जो दोलन कर रही है, यदि उसकी आवृत्ति बहुत ही अधिक हो तो वो ऊर्जा की तरंगें चारों तरफ वातावरण में फैल जाती हैं, और जब वो वातावरण में चारों तरफ फैल जाती है तो उन्हीं को हम विद्युत चुम्बकीय तरंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो उत्पत्ति होने का कारण है, इसका कारण त्वरित चार्ज है, त्वरित चार्ज, त्वरित आवेश। त्वरित आवेश ही विद्युत चुम्बकीय तरंग को पैदा करता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग पैदा करता है। ध्यान रखें, अगर आवेश त्वरित नहीं रहेगा, आवेश अगर स्थिर रहा, स्थिर का मतलब इसका V 0 है, तो ये केवल विद्युत क्षेत्र पैदा करता है। और अगर ये चलता है, किसी भी वेलोसिटी v से चलता है, गतिमान है, लेकिन इसमें त्वरण नहीं है, गतिमान है लेकिन a 0 है, त्वरण 0 है, तो ये चुंबकीय और विद्युतीय दोनों क्षेत्रों को पैदा करता है, राइट। लेकिन यदि ये त्वरित हो, गतिमान, आवेश तो गतिमान है लेकिन त्वरित है, ये 0 नहीं है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग पैदा करता है। विद्युत चुंबकीय
तरंग उत्पन्न करता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होने के लिए आवेश का गतिमान होना आवश्यक है। आवेश यहाँ स्थिर है, यहाँ गतिमान है, यहाँ गतिमान है और ये त्वरित है, स्थिर वेग से नहीं चल रहा है। तो उससे विद्युत चुंबकीय तरंगें पैदा होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युतीय और चुंबकीय दो क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं और उनके लंबवत दिशा में उसका संचरण होता है। मान लीजिए ये हमारा विद्युतीय क्षेत्र है, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। ये विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और ये इसके लंबवत दिशा में चलते हैं, यानी इस दिशा में गति करते हैं, इस दिशा में ये गति करते हैं, दोनों के लंबवत दिशा में ये गति करते हैं, यानी ये इसका संचरण की दिशा है। संचरण, या हम ये कह सकते हैं, सामान्यतः ये मान के चलते हैं कि जो संचरण की दिशा है विद्युत चुंबकीय तरंग की, वो यक्ष दिशा है। ये है संचरण की दिशा और हमने मान लिया ये यक्ष दिशा है। यक्ष दिशा में इस चल रही है और इसका जो कंपन हो रहा है, एक हो रहा है वाई दिशा में, ये विद्युत वेक्टर है, विद्युत क्षेत्र है, और दूसरा हो रहा है जेड दिशा में जो चुंबकीय क्षेत्र है। इस प्रकार से विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत वेक्टर या विद्युत सदिश और ये चुंबक, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे से 90 अंश पर हैं और यक्ष दिशा में आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। उसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ये आपका ये विद्युत क्षेत्र हुआ, ये चुंबक क्षेत्र हुआ, और इन दोनों के लंबवत दिशा में इसका संचरण होता है। तो संचरण विद्युत और चुंबकीय दोनों जो कंपन हैं, दोनों जो क्षेत्र हैं आपस में जो कंपन कर रहे हैं, इनके लंबवत दिशा में होता है। ध्यान रखें, ई और बी ये धीरे धीरे जीरो होगा, फिर इसके कंपन की दिशा बदल जाएगी, दूसरी दिशा में जाएगा, फिर अपनी जगह पर आएगा, जीरो हो जाएगा, फिर पहली दिशा में जाएगा। इस प्रकार से दोनों साथ साथ होते हैं, यानी ये नहीं है कि एक अधिकतम हो गया तो ये जीरो हो जाए। ये ई और बी में एक साथ परिवर्तन होता है। तो इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग में ई एवं बी एक साथ, यानी एक साथ कंपन करते हैं, अर्थात एक ही कला में होते हैं, उनकी एक ही कला होती है। जब ये जीरो हो जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये अपनी दिशा बदलेगा तो ये भी अपनी दिशा बदल देगा, राइट। ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, चुंबक और विद्युत, ये दोनों एक साथ दोनों बल क्षेत्र कंपन करते हैं। हमने पढ़ा है अभी कि जब भी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उसके कारण विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो ये जो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है, जब तक इस बात का पता नहीं था कि क्या विद्युत से भी चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो सकता है, इसके पहले तक इसका पता नहीं था और इसीलिए इसकी ऊपर ज़्यादा खोज नहीं हो पाई और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाई। वास्तव में ये जो हमारा विद्युत और चुंबकीय तरंगें हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज होने के बाद ये पता लगा कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें वास्तव में जो प्रकाश की तरंगें हैं वो भी ये विद्युत चुंबकीय तरंग ही हैं, और इसकी जो चाल होती है विद्युत चुंबकीय तरंग की गणना से वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आता है। अब यहाँ पर जो ई और बी दो वेक्टर हैं, इनका आपस में संबंध भी है कि जो ई है और बी है, ये दोनों का जो अनुपात आता है वो
सी के बराबर आता है। सी का मतलब 3 × 10⁸ अर्थात वेलोसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश का वेग। यहाँ भी ये 3 × 10⁸, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी चाल भी c के बराबर ही आती है, अर्थात v = c। और ये अनुपात आता है कि E जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का c गुना होता है। अब ये तो हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे पैदा होती हैं और क्या हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब कोई किसी भी परपथ में विद्युत धारा तेजी से दोलन करती है, तेजी से उसमें कंपन पैदा होता है, और यदि उसकी आवृत्ति बहुत ही अधिक होती है तो ऊर्जा की तरंगें बाहर स्पेस में फैल जाती हैं। इन्हीं को हम विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। इनकी आवृत्ति बहुत ही अधिक होती है। चाल इनकी प्रकाश की चाल के बराबर 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। इन तरंगों में विद्युत और चुंबकीय दो बल क्षेत्र यानी दोनों बल समय के साथ परिवर्तित होते हैं, बदलते रहते हैं, और लंबवत दिशा में, दोनों के लंबवत दिशा में इसका संचरण होता है, ये आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये तो हुआ कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है क्या चीज़। लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में बहुत ज़्यादा इसलिए भी नहीं पहले हो पाया क्योंकि विद्युत, ये बात तो प्रकट नहीं स्पष्ट थी कि चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। अब थोड़ा सा अगर उसको हम देखें तो विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत वाहक बल बराबर -d∅b/dt, यानी जो विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। जब भी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर यानी चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल पैदा होता है। विद्युत वाहक बल यानी विभवांतर, और विभवांतर को या विद्युत वाहक बल को हम इस तरह भी लिखते हैं, ये समाकलन हुआ E/dl, यानी ये लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी। विद्युतीय क्षेत्र का रेखीय समाकल को ही विभवांतर कहते हैं। इसका मतलब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं E/dl = -d/dt। और फ्लक्स कितने को कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स बराबर हुआ, टोटल चुंबकीय फ्लक्स बराबर B × ds। यह है एकांक क्षेत्रफल से जाने वाला यानी बल रेखाओं की संख्या, टोटल क्षेत्रफल से जाने वाली बल रेखाओं की संख्या। तो ये आपका हो गया B/ds। ये है चुंबकीय फ्लक्स। तो इसका इस फाई की जगह यह आ गया। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन के कारण विद्युतीय क्षेत्र की प्राप्ति होती है। जब भी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो विद्युतीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है। ये बात फैराडे ने सिद्ध की। ये फैराडे का नियम है, इसे हम कहते हैं फैराडेज लॉ या फैराडे का नियम। ये फैराडे का नियम हुआ, फाई की जगह VDS हो गया, और ये विद्युत वाहक बल की जगह ये लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी, ये विद्युतीय क्षेत्र है। तो यह हुआ आपका विद्युत वाहक बल या विभवांतर। तो यहाँ पर इसके परिवर्तन के कारण यह पैदा हो जाता है। लेकिन क्या इसके परिवर्तन के कारण यह पैदा हो सकता है? इसको मैक्सवेल ने कहा कि ऐसा होना चाहिए। प्रकृति में सिमेट्री है, अगर एक दिशा में कोई चीज़ होती है तो दूसरी दिशा में भी होना चाहिए। लेकिन ये कहीं प्रैक्टिकल में कहीं मिल नहीं रहा था और इसलिए दिक्कत थी, और इसलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलग अलग विचार में थे, दोनों को अलग अलग सोचा जा रहा था। लेकिन इसी बीच
एक एक्सपेरिमेंट करके मैक्सवेल ने यह सिद्ध करने की कोशिश की या इसको सिद्ध कर दिया कि नहीं, इसका उल्टा भी संभव है। यानी विद्युतीय क्षेत्र के परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा हो सकता है। उन्होंने एक विस्थापन धारा की खोज की। मैक्सवेल ने 1864 में विस्थापन धारा अब विस्थापन धारा का अस्तित्व कैसे पता लगाया? यदि हम किसी संधारित्र की चार्जिंग का अध्ययन करें, विस्थापन धारा या डिस्प्लेसमेंट करंट, अब विस्थापन धारा या डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या? यदि हम संधारित्र को लें और इसको बैटरी से चार्ज करें, जब इसको हम चार्ज करना शुरू करते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होती है। धीरे धीरे इसके प्लेटों पर आवेश आ जाता है। धीरे धीरे इसकी प्लेटों पर आवेश आता है। अब हम ये जानते हैं कि जो एम्पीयर का परपथीय नियम है वो धारा के कारण पैदा होने वाले चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। हमने इस धारा इस दिशा में जा रही है तो हमने एक बिंदु लिया, मान लिया एक बिंदु है R। इस धारा से एक बिंदु R है जो इससे स्मॉल r की दूरी पर है, इससे स्मॉल r की दूरी पर है। हमने एक काल्पनिक पृष्ठ बनाया, एक हमने पृष्ठ लिया जो R से होकर जाता है, एक सर्कुलर पृष्ठ समतल पृष्ठ लिया जो R से होकर जाता है। ये सर्कुलर पृष्ठ है जो इस तरह से पृष्ठ है, गोला पृष्ठ बना हुआ है, इससे होकर धारा जा रही है। ये R बिंदु है। इस R बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी और चूंकि धारा इधर को जा रही है, इस दिशा में धारा जा रही है, जब धारा इस दिशा में जा रही होती है तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस दिशा में होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा, इस दिशा में। ये है आपका B। यहाँ पर हमने एक dl छोटा सा भाग लिया तो R पर हमने परपथीय नियम लगाया। R पर एम्पियर्स परपथीय नियम को लगाने पर R बिंदु पर एम्पियर का परपथीय नियम
लगाने पर ये चूंकि वक्र पथ है, ये पथ वक्र है, यानी ये जो आपका रास्ता है, पथ है, ये बंद है, एक सर्किल है, और इसलिए ये बराबर हुआ बी डी एल, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। इस बंद क्षेत्रफल की, जो क्षेत्रफल बंद है, इस पृष्ठ के बीच से धारा जा रही है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करेगी, और इसलिए संपूर्ण ये सर्कुलर वृत्तीय पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन इस संपूर्ण पृष्ठ, जो ये संपूर्ण पृष्ठ जा रहा है, इसके किनारे का जो पथ, इसका पथ है, रास्ता है, जो वृत्तीय रास्ता है, तो इस वृत्तीय रास्ते से ये संबंध है, ये आर बिंदु पर एम्पियर का परपथीय नियम लगाने पर बी डी एल। ये बी डी एल क्या है? ये जो सर्किल बना हुआ है, इस क्षेत्रफल का, ये जो क्षेत्रफल है, ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का नाम हम रख सकते हैं S1। S1 पृष्ठ का की सर्कुलर सीमा, S1 पृष्ठ से संबंध है ये, आर बिंदु पर एम्पियर का परपथीय नियम लगाने पर बी डी एल बराबर म्यू जीरो बहने वाली करंट आई। अगर इसमें करंट आई बह रही है तो बी डी एल बराबर म्यू जीरो आई, ये एम्पियर का परपथीय नियम है। ध्यान रखें, ये बिल्कुल सर्कुलर है, इस तरह से है, ये तार जा रहा है इस तरह से, ये सर्कुलर है, तार इसके अंदर से जाके इधर से निकल रहा है इस तरह, और इस सर्कुलर है, और इसके इस बिंदु पर यहाँ आर है, तो इसका ये जो सर्कुलर परिधि है, इसके हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा, क्योंकि वृत्ताकार है। तो इस वृत्ताकार जो हमारा पृष्ठ है, जिसको हम S1 माने, ये S1 पृष्ठ से के परिधि से संबंधी ये इसका चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यानी संपूर्ण इससे संबंधित रेखीय समाकलन बी डी एल, ये बराबर होता है इसके अंदर से जाने वाली, इसके लंबवत जाने वाली धारा का म्यू जीरो। यही है एम्पियर परपथीय नियम। तो एम्पियर के परपथीय नियम के लगाने पर बी डी एल बराबर म्यू जीरो आई। हम कह सकते हैं, या बी और डी एल एक ही दिशा में है, इनके बीच में जीरो कोण है, इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी डी एल कास जीरो। तो ये जो डॉट गुणनफल था, ये हो जाएगा बी डी एल कास जीरो बराबर म्यू जीरो आई, या बी बाहर निकाला, ये आपका हो गया डी एल, क्योंकि कास जीरो बराबर 1 बराबर म्यू जीरो आई, और इसीलिए बी इक्वल टू 2 पाई आर, ये परिधि है। डी एल छोटा टुकड़ा है, छोटा सेगमेंट है, इसका समाकलन पूरी परिधि पर करेंगे इसके वृत्त के, तो ये बराबर हो जाएगा बी 2 पाई आर इक्वल टू म्यू जीरो आई, और इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर हुआ म्यू जीरो आई अपान 2 पाई आर। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान आया आर बिंदु पर, ये आर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है, और इसीलिए आर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, ये आर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकला। ये परिपथ है, बना हुआ है, जिसमें धारा बह रही। हमने ठीक इसके अंदर इन दोनों जो हमारी प्लेटें हैं, इसके बीच में भी इसी तरह हमने एक वृत्त से घिरा हुआ एक पृष्ठ S2 लिया। उतना ही बड़ा पृष्ठ हमने S2 लिया,
इसका केंद्र है, इसकी त्रिज्या भी r है। यहाँ पर ये बिंदु हमने जो लिया, ये बिंदु है यस, या इसको r मान लेते हैं, r p, ये बिंदु है p। ध्यान रखें ये जो पृष्ठ है, ये सर्कुलर पृष्ठ है, ये सर्कुलर पृष्ठ हमारा S2 है। S2 पृष्ठ भी S1 के ही बराबर है। जितना बड़ा ये S1 पृष्ठ था ठीक उतना ही बड़ा है ये पृष्ठ। ध्यान रखें दोनों बराबर हैं। बनाने में कुछ बड़े छोटे दिखते होंगे तो ये इसको हम कोशिश करते हैं सुधारें, लेकिन कुछ सुधर गया तो ये पृष्ठ हो गया। तो S1 और S2 दोनों पृष्ठ समान हैं और दोनों समानांतर हैं। एक प्लेटों के बाहर है, एक प्लेटों के अंदर है। तो S1 के समान ही, S1 के समान क्षेत्रफल का S2 पृष्ठ प्लेटों के बीच लिया। S1 का समान क्षेत्रफल का S2 पृष्ठ प्लेटों के बीच लिया। उसके P बिंदु पर इसी प्रकार P बिंदु पर परपथीय नियम लगाने पर, अब हम इस P बिंदु पर भी परपथीय नियम लगाते हैं। S2 के P बिंदु पर एम्पियर का S2 के P बिंदु पर एम्पियर का परपथीय नियम लगाने पर BDL इक्वल टू म्यू 0I, BDL बराबर म्यू 0I, और इसलिए B2 पाई R इक्वल टू 0। चूंकि प्लेटों के बीच धारा नहीं है, प्लेटों के बीच में यहाँ धारा नहीं है, आई नहीं है। जब यहाँ आई नहीं है तो आई का मान 0 हो जाएगा। ये हो गया म्यू 0I की जगह पर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इन प्लेटों के बीच में धारा नहीं बहती। यहाँ धारा बहती दिखती है, दिख रही है, क्योंकि धारा आती है तभी तो चार्ज करती है, लेकिन यहाँ तो धारा बहती नहीं। ये प्लेटें दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती, इसलिए यहाँ से यहाँ कोई भी चार्ज कैरियर नहीं आ सकता, कोई भी चार्ज को लेकर आने वाला वाहक नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ धारा नहीं बहती, और इसलिए ये बराबर 0, या कह सकते हैं B इक्वल टू 0। अब यहाँ पर B का मान 0 है, यहाँ पर B का मान 0 गणना से, और यहाँ पर B का मान म्यू 0I/2πr। एक ही सूत्र का एक ही परपथ में दो स्थानों पर लगाने पर उत्तर सही नहीं आता। यहाँ पर तो 0, यहाँ पर तो म्यू 0/2πr आता है, और ठीक वैसा ही हमने उसी त्रिज्या का यहाँ पथ लिया है, रास्ता लिया है। ये दोनों पथ बराबर हैं,
और दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं, इसलिए P पर जो चुंबकीय क्षेत्र आता है B आता है। यह उत्तर असंगत है, ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये सही नहीं है। लगता है कि कुछ गलत है, क्योंकि यहाँ भी इसका मान उतना ही आना चाहिए। ये एक परपथ है और ठीक उसी परपथ पर हमने दोनों को लिया है। दोनों के क्षेत्रफल बराबर, दोनों की त्रिज्याएं बराबर, इसलिए P और R दोनों पर B का मान समान होना चाहिए। मैक्सवेल के अनुसार कोई ना कोई एक ऐसा पद है जो इसमें एम्पियर्स परपथीय नियम में छूट रहा है। मैक्सवेल के अनुसार एम्पियर्स एम्पियर के परपथीय नियम में यहां कोई ना कोई पद छूट रहा है। और इसीलिए जो उत्तर आ रहा है वो असंगत है। इसीलिए P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान उचित नहीं है, क्षेत्र का मान सही प्राप्त नहीं हो रहा। तो ये जो क्या चीज़ है जो छूट रहा है, कौन सा वो पद है जो यहाँ छूट जा रहा है, उसी पद के लिए को ढूंढने की बात है। वो कौन सा पद है? अब उसके लिए ध्यान से अगर देखें तो प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र E = सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0, सिग्मा बराबर होता है Q/A। तो ये आपका हो गया Q/A इप्सिलॉन 0। ये प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र का मान है, और इसीलिए प्लेटों के बीच विद्युतीय फ्लक्स, और इसीलिए विद्युतीय फ्लक्स फाई ई ये बराबर हुआ AE इंटू क्षेत्रफल, यानी फाई ई बराबर हुआ E Q/A इप्सिलॉन 0 इंटू A बराबर Q/इप्सिलॉन 0। दिस इज फाई E। चूंकि आवेशन के समय धारा में परिवर्तन होता है, इसलिए प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र में भी या विद्युत फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। अब यहां पर हम इसको मिटा देते हैं। यहां देखिए, जब प्लेटों के बीच में विद्युतीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, विद्युतीय क्षेत्र में परिवर्तन होने पर विद्युतीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। तो यह तो हो गया हमारा फ्लक्स। चूंकि फाई ई, चूंकि ई में आवेशन के समय
चार्जिंग के समय परिवर्तन होता है, अतः फाई ई भी समय के सापेक्ष बदल रही है। फाई ई भी समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रही है और इसीलिए समय के सापेक्ष इसका परिवर्तन निकालने, इसलिए डी फाई ई अपान डी टी प्लेटों के बीच, ये प्लेटों के बीच में है, डी फाई ई अपान डी टी यह बराबर हुआ 1 अपान इप्सिलॉन 0 डी क्यू अपान डी टी, जहां पर डी क्यू अपान डी टी धारा है या इप्सिलॉन 0 डी फाई ई अपान डी टी बराबर डी क्यू अपान डी टी, यानी धारा। यही विस्थापन धारा है। इप्सिलॉन 0 डी फाई ई अपान डी टी इज इक्वल टू डी क्यू अपान डी टी, और डी क्यू अपान डी टी धारा होती है। और चूंकि ये धारा यहाँ पर कोई भी तार नहीं जुड़ा है, कोई भी आवेश वाहक नहीं चलता, ये धारा का जो अस्तित्व है वो विद्युतीय क्षेत्र परिवर्तन के कारण से है। इसीलिए इसको हम विस्थापन धारा कहते हैं। यह धारा आवेश वाहक के कारण नहीं, आवेश वाहक के कारण नहीं है। इसका अस्तित्व विद्युतीय क्षेत्र परिवर्तन के कारण है। अतः P पर चुंबकीय क्षेत्र R के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर ही मिलेगा। क्षेत्र के बराबर ही प्राप्त होता है। इसलिए P पर B बराबर म्यू 0 आई डी अपान 2 पाई आर, जहां अब यहां पर प्लेटों के बीच में धारा जो प्रवाह होता है, ये धारा का प्रवाह एक धारा की कल्पना की गई उसके कारण होता है, आईडी। तो ये जो हमारा परपथ है, यहाँ पर भी धारा बहती है। अगर धारा यहाँ न बहती होती तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ना मिलता, लेकिन नापा जाता है जब इसको चार्जिंग के समय यहाँ पर अगर नापें, यहाँ पर नापें, दोनों जगह बराबर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। जब दोनों जगह में बराबर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है, इसका मतलब धारा यहाँ बहती है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहाँ भी कोई न कोई धारा बहती होगी जिसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। यद्यपि यहाँ पर यह धारा नहीं बहती, जिसे हम चालन धारा कहते हैं, जो आवेश वाहकों के चलने के कारण प्रवाहित होती है, वो धारा तो नहीं बहती, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र परिवर्तन के कारण धारा बहती है और उसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। यहाँ पर आईडी का मान भी उतना ही है जितना तार में आई का मान है, इसलिए यहाँ पर
चुंबकीय क्षेत्र दोनों स्थानों पर बराबर आता है। तो I और ID दोनों आपस में यहाँ पर बराबर हैं और इसीलिए दोनों स्थानों पर P और R दोनों स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र भी बराबर है। तो ये जो मैक्सवेल ने एक कल्पना की कि यहाँ पर एक धारा पैदा हो जाती है और उसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, इससे ये बात जो पहले लोगों को विश्वास नहीं था कि विद्युत से चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा हो सकता है, वो यहाँ पर बात सिद्धि हो गई, क्योंकि ये यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र है। उस विद्युतीय क्षेत्र के कारण से धारा पैदा होती है और उसी धारा के कारण से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। इसका मतलब जो चुंबक और विद्युत ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन से विद्युतीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं और इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के व्याख्या का एक हमें आधार मिल गया। इससे पता चल गया कि विद्युत से चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक से विद्युतीय क्षेत्र आपस में ये मिलते उत्पन्न होते रहते हैं और इसी के कारण से विद्युत चुंबकीय तरंगें पैदा होती हैं और वायुमंडल में बढ़ती चली जाती हैं। तो इससे इसके आधार पर हमने ये बात सिद्ध कर दी कि विद्युत यानी विद्युत से चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक से विद्युतीय क्षेत्र संभव है। अतः विद्युतीय क्षेत्र परिवर्तन से विद्युतीय क्षेत्र परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन से विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। ये दोनों एक दूसरे से और इस तरह से ये दोनों यूनिफाइड हो गए। जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र वो अलग नहीं है। अतः चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, दोनों एक दूसरे से मिले हैं, ये यूनिफाइड हैं, एक हैं। अतः विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र अलग नहीं हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दो आपस में एक ही चीज के दो रूप हैं, ये अलग नहीं है, एक ही ऊर्जा दो रूपों में उपस्थित है। ये बात मेरा ख्याल स्पष्ट हो गई होगी। तो ये तो हो गया आपका कि जो हमारा विस्थापन करंट है क्या। तो विस्थापन करंट यही है। अब यहाँ पर विस्थापन करंट के कल्पना के कारण ये परपथ अब लगातार हो गया। जो लगता था कि यहाँ पर ये परपथ कटा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, इसमें लगातार करंट बहती है। तो इस परपथ पे कुल बहने वाली करंट आई, इसलिए कुल धारा I बराबर IC प्लस ID। IC वो धारा है जो यहाँ बह रही है तार में, और ID वो धारा है जो यहाँ बह रही है निर्भनी खाली जगह में। तो ये दोनों धाराएं हैं। टोटल धारा इस परपथ में बहने वाली है IC प्लस ID। जहाँ पर IC नहीं होगी वहाँ ID होगी, जहाँ ID नहीं होगी वहाँ IC होगी। जहाँ पर चालक होगा, जहाँ पर कण होंगे, जहाँ आवेश वाहक होंगे वहाँ IC होगी यानी चालन धारा होगी, और जहाँ पर कण नहीं होंगे, आवेश वाहक नहीं होगा, विद्युतीय क्षेत्र के कारण धारा चलेगी, वहाँ पर ID। और इस प्रकार से इसके अंदर बहने वाली जो संपूर्ण धारा है वो है IC प्लस ID। जहाँ पर ये चालन धारा है, चालन धारा, और ये आपकी विस्थापन धारा। तो चालन धारा और विस्थापन धारा ये दोनों धाराएं होती हैं। जहाँ पर चालन होगा वहाँ विस्थापन नहीं होगा, जहाँ विस्थापन धारा होगी वहाँ चालन धारा नहीं होगी।
इस प्रकार से किसी परपथ को संपूर्ण लगातार कंटिन्यूअस बनाने के लिए ये दोनों धाराओं का अस्तित्व है। अब यहाँ पर जो पद एम्पियर ने कहा कि कोई न कोई पद एम्पियर के परपथीय नियम में छूट गया, तो वो एम्पियर के परपथीय नियम में वो यही पद छूट गया, ID। तो इस तरह से अतः एम्पियर का जो परपथीय नियम है उसमें मैक्सवेल ने इतना और जोड़ दिया, तो वो एम्पियर्स मैक्सवेल्स परपथीय नियम हो गया। अतः एम्पियर के नियम में ID को जोड़ देने से एम्पियर मैक्सवेल्स परपथीय नियम आपका हुआ BDL इक्वल टू μ0 IC प्लस ID बराबर μ0। IC को IC बराबर I रखा हमने, IC को IC रखिए चाहे कंडक्शन धारा रखिए, तो ये हो गया μ0 IC प्लस μ0 ID, और ID का मान निकाला है ε0 d phi e अपान dt। यही हो गया आपका BDL। यही इतना पद छूटा हुआ था जिसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा तो हो रहा था लेकिन सूत्र में नहीं आ रहा था। प्रैक्टिकल से नापने पर तो यहाँ पता लगता था कि यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र है, किंतु वो गणना में नहीं आ रहा था, जीरो हो जा रहा था। वो यही था इतना। अब इसको कहीं भी हम लगाएंगे इस परपथ में, संपूर्ण परपथ में प्रत्येक जगह ये इसका मान चुंबकीय क्षेत्र की गणना हमको प्राप्त हो जाएगी। बस अब तो इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हो।